हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे को ये जो ट्रायंगल चैप्टर है बहुत टफ लगता है, उनको समझ में नहीं आती है। ठीक है, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज को समझिए, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है आपको बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि हम जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है उसको नहीं समझते, डायरेक्टली प्रश्न उत्तर पे चले जाते हैं, इसलिए हमको टफ लगता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक से आपको बताने वाला हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज चाहिए हमको एग्जाम में जब प्रश्न आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं और आपका रिक्वेस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट में आएंगे। अगर हम बात करते हैं समरूप आकृतियां, पहले आप उसी से जाएंगे ना, एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्लास 9 में हमने क्या देखा था? क्लास 9 में हमने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वगमस होते हैं। सर्वगमस यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वगमस होते हैं। ये आपने क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वगमस होते हैं, ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में। ठीक है बच्चों, ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारा चीज समझने से ही त्रिभुज चैप्टर आपको समझ में आएगा। फिर से आप उसको रिपीट करिए, सर्वगमस क्या है उसको समझने से आपको काम बन जाएगा। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे फिगर, आपको बहुत सारा चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम पहला चित्र का बात करते हैं, पहला चित्र मतलब 1 नंबर चित्र यानी कि वृत्त के बारे में बात करते हैं। तो वृत्त के बारे में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए, देखिए क्या ये सर्वगमस है? आपको देखना है क्या ये सर्वगमस है। सर्वगमस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिकॉल करिए, याद करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है। देखिए त्रिज्या समान है, आपने क्या बोला? अगर कोई एक वृत्त में उसका त्रिज्या समान होता है तो उसको हम सर्वगमस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वृत्त है, मान लीजिए ये वाला वृत्त हो गया, उसके बाहर का भी एक वृत्त है, ये वाला वृत्त हो गया, ये 3 नंबर वाला वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या जो है समान नहीं है ना। अगर त्रिज्या समान नहीं है तो सर्वगमस नहीं होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इसका सारा जो त्रिज्या जो है, इसका रेडियस यानी कि रेडियस जो है समान नहीं है, इसलिए सर्वगमस नहीं है ना, इसलिए परस्पर सर्वगमस नहीं है। ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ सर्वगमस है और कुछ सर्वगमस नहीं है, परंतु इनमें से सभी के आकार समान है। तो यहाँ पे अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो में भी कोई कोई आपको सर्वगमस मिल जाएगा। अगर उसका त्रिज्या बराबर हो तो सर्वगमस मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर त्रिज्या समान नहीं है तो सर्वगमस नहीं मिलता है। अतः क्या हो गया? अतः ये जो सभी जो हमने आकृतियां बताया था, ये सभी वे आकृतियां हैं जिनमें हम समरूप कहते हैं। अगर जिसमें सिमिलर होते हैं, जिसका त्रिज्या बराबर होगा, उसको हम बोलते हैं समरूप। यानी कि आपको इस फिगर में अगर हम वृत्त का बात करते हैं, वृत्त का अगर त्रिज्या बराबर होगा, समान त्रिज्या होगा, तभी जाके हम उसको समरूप बोलेंगे यानी कि सिमिलर बोलेंगे। तो आपको ध्यान देना है सिमिलर हम किसको बोलते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं। दो समरूप आकृति के क्या होते हैं? आकार समान होते हैं, परंतु इसके आमास समान नहीं होने आवश्यक नहीं है। इसका आमास जो होगा समान नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो जितना भी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, जितना भी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन जितना भी वृत्त है सारा वृत्त सर्वगमस नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्वगमस नहीं भी हो सकते, लेकिन जितना भी वृत्त है वो क्या है? आपका समरूप है यानी कि सिमिलर है। तो आपको ध्यान देखिए समरूप होने के लिए क्या जरूरत है? सर्वगमस तो ये नहीं है, लेकिन 1 नंबर वाला जो फिगर है ये आपका क्या है? समरूप है, क्योंकि इसका ये जो है ये देखिए सभी आकृतियां जिन्हें हम समरूप कहते हैं वो 2 समरूप आकृतियों के समान होते हैं। मतलब आकृतियां क्या होते हैं? एक समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं, है ना। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक समान दिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं समरूप। उपरोक्त चर्चा से हमें यह भी कह सकते हैं कि ओके सर्वगमस आकृतियां समरूप होती है। तो हम यहाँ से जो हमने डिस्कशन किया, इससे हम क्या बोल सकते हैं? जो सर्वगमस होगा वो समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप जो है सर्वगमस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो सिमिलर फिगर शुड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर शुड बी सिमिलर। ओके, वो हमेशा जो कॉन्ग्रुएंट होता है, जो मतलब सर्वगमस होता है, वो समरूप होगा, लेकिन सारा समरूप जो है सर्वगमस होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे हमने समरूप को समझने की कोशिश किया। तो इसी तरह से आप जो यहाँ पे वर्ग दिया है इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? आपका त्रिभुज दिया है, इसमें भी आप बता सकते हो कि ये सारा का सारा समरूप फिगर है। यहाँ पे जितना भी फिगर है समरूप है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाला चीज को हम फिर आगे बढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या होता है? स्पष्ट होता है कि भुजाओं की समान रेखा वाले 2 समबाहु
बहुभुज समरूप होते हैं। तो दो बहुभुज है, अगर भुजा समान है तो वो क्या होंगे, समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन याद रखिए। पहला कंडीशन, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, संगत कोण बराबर हो, या फिर उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करा देते हैं, कोई भी दो चित्र है, कोई भी दो चित्र के बीच में अगर ये दो चीज आ जाता है, उसके सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं की अनुपात एक जैसी हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, ठीक है, तब जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो समरूप है, यानी कि सिमिलर होगा। ठीक है, सो अब देखिए इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, सिमिलर क्या है। उपरोक्त के आधार पर आप सरलता से यह कह सकते हैं कि आकृति 6.5, यानी कि ये आकृति जो है 6.5 का आकृति है ना, आपका टेक्स्ट बुक का 6.5 का आकृति है, में दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है और पीक्यूआरएस दूसरा चतुर्भुज क्या है, समरूप है। अभी आपको मैं बताता हूँ। समरूप होने के लिए आपको बस दिमाग में दो कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन क्या बोला, उसके सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए। आप देखिए ये जो डी कोण है, ये कोण नंबर डी जो है कितना है, 85 डिग्री है। उसी इसका जो आपका संगत कोण क्या होगा, डी का संगत कोण हो जाएगा एस, डी का संगत कोण हो जाएगा क्या, एस। तो ए 85, ए बी 85, ठीक है। उसके बाद ए 70, एंगल सी जो है, कोण सी जो है 70 डिग्री हो गया, तो ए भी 70 डिग्री हो, ओके, आर भी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका कोण बी जो है 100 डिग्री है, उसी प्रकार से कोण क्यू भी 100 डिग्री है। कोण ए 105 है, ये भी 105 है, यानी कि इसका जो संगत कोण है सभी का सभी बराबर है, ठीक है। एक तो कंडीशन फुलफिल कर गया, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारे पास में है, या फिर उनके सभी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, एक अनुपात में है। देखिए ये 2.4 है, देखिए ये क्या है, 2.4 है, ठीक है, 2.4 है। तो नीचे में क्या है, 4 पॉइंट है, मतलब इसको हम नीचे इसको 4.8, देखिए इसको ये वाला जो आपका जो पहला वाला चतुर्भुज है एबीसीडी, उसका जो मान है, मतलब डीसी का मान हमने ऊपर लिखा और इसका एस आर का मान नीचे लिखा, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा भुजा को लीजिए, दूसरा भुजा मतलब बीसी को लीजिए, बीसी कितना है, बीसी मतलब इस भुजा में बीसी कितना है, 2.5 है ना, 2.5, और इसका जो है, और आपको पीक्यूआरएस का जो आर क्यू है वो है 5। इसको भी काटिए, अगर आप इसको कट करते हैं तो 1/2 ही आएगा, क्या आएगा, 1/2। यानी कि जितना भी आप अनुपात बनाओगे, इसका मतलब किसका अनुपात होना चाहिए, संगत भुजा होना चाहिए, ठीक है। संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर इसको भुजा लिया हो तो इसका भुजा और इसकी भुजा को लेना पड़ेगा, ठीक है। दो अलग अलग भुजा, यानी कि संगत होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए उस भुजा का, उसका अनुपात बराबर आएगा। तो ये दोनों पीक्यूआरएस और एबीसीडी जो है क्या है, समरूप चतुर्भुज है, यानी कि बहुभुज है, ठीक है, समरूप बहुभुज है। तो ये तो हमने बताया कि समरूप के लिए आपको दो कंडीशन, बच्चों याद रखिए, ओनली ये दो कंडीशन आपको काम कर जाएगा। आपको समरूप है कि नहीं पता करने के लिए दो ही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। कौन सा दो पॉइंट, उसके संगत कोण अगर बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, अनुपात मैंने बता दिया, आप इस तरह से रेशियो करोगे तो सबका रेशियो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 आ रहा था ना, तो सब में इसी प्रकार का आएगा। उसी प्रकार से दूसरा भुजा का भी रेशियो निकालोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। देखिए 6.1 पे हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो आपको रिक्त स्थान भरना है, लेकिन यहाँ पे कोष्टक में आपको आंसर दिया है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वगमस नहीं होते हैं, सभी वृत्त सर्वगमस नहीं होते। सर्वगमस होने के लिए उसका त्रिज्या बराबर होना चाहिए, है ना। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर अलग अलग भी तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समरूप लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे समरूप, ठीक है। इस ब्लैंक पे आप क्या लिखोगे, समरूप। दूसरा वाला प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वगमस नहीं होते हैं सभी वर्ग। मान लीजिए एक वर्ग मैंने इस प्रकार बनाया, ठीक है, एक वर्ग मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा वर्ग थोड़ा बड़ा भी तो बना सकता हूँ, ठीक है, दूसरा वर्ग थोड़ा बड़ा भी बना सकता हूँ। तो आपको सर्वगमस होने के लिए एग्जैक्टली सेम होना पड़ता है, एक ही जैसा, ठीक है। तो ये सर्वगमस नहीं होगा, समरूप हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न को देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
समबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार से 4 नंबर है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो बहुभुज समरूप होने के लिए क्या चाहिए आपको बोला था, उसके संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे पहला वाला में आप बराबर लिख दोगे, यहाँ पे दिया है आपका आंसर है ना, पहला वाला में बराबर लिख दोगे। दूसरा वाला में उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, है ना, समानुपाती। यहाँ पे सेकंड वाला को लिख दोगे, ये 2 नंबर पे यहाँ पे लिखोगे 2 नंबर, ठीक है। सो समानुपाती होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो प्रश्न जो है ये आपके लिए खास है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित युग्म में से युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है, अलग अलग उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या है, वृत्त जो है, जितना भी वृत्त अलग अलग त्रिज्या के जो वृत्त होते हैं समरूप होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग क्या भुजा के, अलग अलग भुजा के जो आपका आयत वर्ग होंगे, ठीक है, अलग अलग भुजा के जो वर्ग होंगे वो भी समरूप आकृतियां हैं। तो उस प्रकार से आप उदाहरण दीजिए। तो ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, दो ऐसा आकृति बताइए जो समरूप नहीं है। एक वृत्त बना दीजिए, एक वर्ग बना दीजिए, ये समरूप नहीं है। ओके, एक आयत बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, वो समरूप नहीं है। 2 उदाहरण आपको देने के लिए बोला है, ठीक है। सो ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको अभी 3 नंबर प्रश्न बताया नहीं बोला है, मैंने आपको 2 नंबर का आंसर बता दिया। 3 नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है समरूप है कि नहीं, बस एक ही में आपको हाँ या ना में आंसर देना है। आपको फिगर को देख के बताना है बच्चों। देखिए आपको क्या होना चाहिए था, समरूप होने के लिए उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये कोण देखने से पता चल रहा है 90 डिग्री से बड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी इस प्रकार के बना हुआ है, देखिए इस प्रकार का जो सिंबल बना होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो आपका जो संगत कोण जो है बराबर नहीं है। तो एक ही बार में हमको पता चल गया, ठीक है, संगत कोण बराबर नहीं है। लेकिन इसका जो है संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन इसका अनुपात जो है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। भुजा का अनुपात बराबर होने से क्या हुआ, लेकिन संगत कोण तो बराबर नहीं है, दोनों होना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये जो है आपका ये समरूप नहीं है। आप क्या लिखोगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो संगत कोण जो है बराबर नहीं है, ठीक है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको डिस्कस किया है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखना है और आगे का जो पार्ट है उसको भी आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।